हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। पेट टेस्ट सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। ठीक है, ये जो हमारा पेट टेस्ट सेट है ये हमारा 4 नंबर का पेट टेस्ट सेट रहने वाला है। और आज मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं और आपको इस सीरीज में एकदम मज़ा आ जाएगा। आप एकदम तारों के शहर में जाने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, तो यह हमारा डाउट ग्रुप है। पहला जो ग्रुप आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलती हैं। ठीक है, चाहे आपकी मैथ्स की पीडीएफ हो, चाहे आपको जीके जीएस किसी की भी पीडीएफ हो, आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये आपका डाउट ग्रुप है। ठीक है, इसका नाम डाउट ग्रुप है। यदि आपको मैथ में रिलेटिव किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप यहाँ पर जुड़िए, मैं उसका सलूशन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा लेट कर पाता हूँ क्योंकि क्लास बनाने में और आपके पेट टेस्ट सेट तैयार करने में भी समय लगता है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन आप इससे जुड़ जाइए, आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन 800 करोड़ का आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। 1.75/9 मतलब 1.75/9 और 5.6/12 और 7/18 का हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। आपको ये संख्या आपको दी गई है। ठीक है, 1.75/9 और 5.6/12 और 7/18 का आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, एलसीएम आपको बताना है। अब इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि बड़ी संख्या है, तो इन जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में, ठीक है, एचसीएफ क्या होगा? वो होगा आपका 7। ठीक है, और नहीं तो आप भाग दे के देख लीजिए, क्या 11 में आपका इसका भाग जाता है 1.75। भूल जाइए कोई दशमलव लगा है। ठीक है, भूल जाइए इसमें कोई दशमलव लगा है। क्या 11 का भाग 56 में जाता है? नहीं जाता। क्या 17 का भाग 56 में जाता है? नहीं जाता। 13 का भाग क्या 56 में जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, 7 का भाग आपका 175 में जाता है। 7 का भाग आपका 56 में जाता है। 7 का भाग आपका 7 में जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी पहली वैल्यू मतलब ऊपर का जो आपका एचसीएफ निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया आपका कितना? 7। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। नीचे जब भी आपको एचसीएफ बोले तो ऊपर वाली संख्या का तो आपको एचसीएफ लेना पड़ता है, लेकिन नीचे वाली संख्या का भाई साहब आपको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो 9, 12 और 18 देख लीजिए किस संख्या में आपका भाग जा रहा है। तो सभी संख्या एक सी हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, 180 हमें लिख देना है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, वन लाइनर तरीके के लिए ये प्लेटफॉर्म आपका जाना जाता है। ठीक है, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। जहाँ जो कोई भी चीज़ आप गूगल देवी से भी सर्च करके देख लीजिए, ऐसा तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, किताबी भाषा में भी बहुत लॉन्ग मेथड इसको देखने को मिलती है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 15%, 20% के क्रमिक डिस्काउंट के बाद, छूटों के बाद, जिसे डिस्काउंट बोलते हैं, एक वस्तु को 680 रुपये में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है कितना है। ठीक है, इसका भी हम एक वन लाइनर तरीका बताएंगे और ऐसा नहीं बताएंगे कि आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, अब हमें नहीं पता उसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य को क्या मानते हैं हम? एम। ठीक है, गुणा, अब 15% का डिस्काउंट दिया है मतलब 100 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 85/100। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया है 20% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब बेचा कितने में गया होगा? 80% बटे में आपका 100। परंतु 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 आपका रुपए में कितने में बेचा गया है? 680 रुपये में। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको काट लेना है। ठीक है, और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 17 चौके होता है 68 और 17 पंचे होता है आपका कितना? 85। ठीक है गाइस, अब क्या होगा? 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर जो समस्या ये है कि आपका 5 दूनी 10 और 10 से ये आपका एक जीरो कट जाएगा, तो m बराबर क्या निकल कर आ गया? 1, 2, 3, ये आपका MRP निकल कर आ गया। ठीक है, एकदम वन लाइनर तरीके के साथ, केवल एक बार पेन चलाना है, उसके बाद दूसरा पेन नहीं उठाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आपको लेंथी लग सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड लग सकता है, लेकिन मैं इसको आपको कैसे सॉल्व कराऊंगा वो आप देखिए। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, जहाँ भी आपने बैच कंप्लीट किया है, बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब मान लो यहाँ पर एलसीएम दिया गया है कितना? एलसीएम आपका दिया गया है 25, 30 और 80। ठीक है, और एचसीएफ दिया गया है कितना आपका? 6, और बराबर में पहली संख्या क्या दी गई है? 4218। अब आप मेरी बात सुनिए। ठीक है,
मैंने अभी आपको क्या बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका जीरो आएगा ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीरो, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, जीरो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 6 का 8 में गुणा होगा तो जो इकाई अंक आएगा ना वो आपका आएगा 48, 6 8 48, और हासिल के आपके 4 जाएंगे, मतलब जो लास्ट दो डिजिट हैं वो आपके 80 रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब मैं यहाँ पर किसका गुणा कर दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसका गुणा कर दूँ कि आपका यहाँ पर बी लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसका गुणा कर दूँ कि हमें जो है 8 मिल जाए, ठीक है। आपका ये तो आपका आने वाला है जीरो, लास्ट में तो आपका आएगा केवल जीरो ही आने वाला है। तो अब आपको ऑप्शन उठा के देखना है, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 8 चाहिए, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें केवल 0 ही प्राप्त होगा, लेकिन हमें 8 चाहिए, ठीक है। 8 का गुणा 5 में करेंगे तो केवल क्या प्राप्त होगा, 4, मतलब 0 प्राप्त होगा, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 8 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा, मतलब 8 प्राप्त होगा। तो यही हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको स्मार्ट अप्रोच के जरिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 8 का गुणा यदि 2 में करेंगे तो 16 आएगा, 6 आएगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका इकाई अंक आ रहा है ना 80 लिखा है, तो इकाई अंक आपका 80 मतलब 0 आएगा, और एक 0 आपका यहाँ भी आएगा, ठीक है गाइज। अब उसके बाद में 8 और 6 48 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी 8 और आपको 6 बनाना होगा, तब जाके आपका लास्ट के 2 डिजिट आपके 80 आने चाहिए, ठीक है। और यह सोल्यूशन आपके लिए बहुत स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। से भरपूर क्वेश्चन है, आप गूगल पर डाल कर देख लीजिए, आपको बहुत बड़ी डिटेल मेथड के साथ ये बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन दूसरे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही बस क्वेश्चन सॉल्व हो, आप उठाकर ऐसे मतलब किसी एग्जाम में पूछेगा तो आप वहाँ से भी उठा के देख लीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फिर से एलसीएम एचसीएफ से, ठीक है। बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8 और 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता हो, ठीक है। मतलब 5, ये 4 संख्या दी गई हैं, इन चारों में से ढूंढना है, अपने मन से नहीं ढूंढना है, ठीक है। 5, 8 और 9 से यदि हम इनको विभाजित करें तो हमें शेषफल केवल 3 शेष बचना चाहिए, लेकिन यदि 11 से विभाजित करें तो कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब जो है इस लाइन ने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। जो ये लाइन है ना, इसने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे वो विभाज्यता किसकी देखेंगे, 11 की विभाज्यता देखेंगे, ठीक है। 11 की विभाज्यता क्या होती है, अल्टरनेटिव सम, मतलब ये और ये दोनों ऐड करके बीच वाला अंक आना चाहिए, ठीक है, या तो माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है, हाँ इसमें 11 का भाग जा रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 6 और 6, 6 3 9 और 9 में से 6 जाएगा 3, मतलब ये हमारा 11 का भाग नहीं जा रहा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा ले लेते हैं, 5 और 3 8, 8 में से 6 गए 2, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 4 और 3 7, 7 में से 6 गया 1, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 11 की विभाज्यता केवल ऑप्शन नंबर 1 में लग रही है, तो यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। 11 की विभाज्यता मैंने आपको एसएससी जीडी वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। विभाज्यता क्या होती है, सभी की विभाज्यता बताई है, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही ना हो, ठीक है। देखो 11 की विभाज्यता क्या होती है, मान लो ये लिखा है आपके सामने 3 2 और ये लिखा है आपके सामने कितना 6 लिखा है, ठीक है। तो क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे चेक करते हैं, इसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 6 और 3 9, ठीक है, तो यह हो गया कितना 9 हो गया, और -2, ठीक है। तो क्या इसमें से 7 बचा, क्या इसमें 11 का भाग जाता है, आप बोलेंगे नहीं जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको विभाज्यता चेक करनी है, ठीक है, जिसमें आपका या तो 11 का मल्टीपल शेष बचे, ठीक है, या तो फिर आपका जो है 11 ही शेष बचे, वही आपका 11 से विभाज्यता वाला नियम होगा। और 9 की विभाज्यता क्या होती है, जिसके अंकों का योग आपका 9 से कटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा मेंसुरेशन से है, और इसकी भी मैं आपको कई प्रैक्टिस सेट में शानदार टेक बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे, आधार व्यास 8 सेंटीमीटर है और 35 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, पाई बराबर 22/7,
और जब ये क्वेश्चन आपको मतलब ये जब भी आपको ऐसा दिख जाए और ना भी दिखे तो आपको तो पता होता है कि पाई जिस भी क्वेश्चन में आएगा उसमें आपका 22/7 छिपा होगा। इट मीन्स मतलब 11 का आपका विभाज्यता का नियम फॉलो करेगा। ठीक है, 11 की विभाज्यता अभी हमने देखी, तो ऑप्शन नंबर 1 पहले से चलते हैं। 7 और 2 9 और 9 और 1 10, 9 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, आपका 11 का भाग नहीं जा रहा है। 7 और 1 8, 3 और 1 4, 8 में से 4 गया, 4 बचा, इसमें आपका 11 का भाग नहीं जा रहा है। 7 ये हो जाएगा और 8 और 1 9, 9 में से आपका 7 जाएगा तो 2 बचेगा, ये आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 0 और 7, 7 और 6 और 1 7, 7 में से 7 गया, यही आपका उत्तर होने वाला है 11 का विभाज्यता वाला नियम। ठीक है, आप चाहें तो डिटेल मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको एक बार आपको सबसे पहले 11 का मल्टीपल जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे भी हम एकदम वन लाइनर तरीके से साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दुकानदार 4000 अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने आपको मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में तो आपको बता ही चुका हूँ, इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका CP बराबर, आपको ऊपर लिखना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट और नीचे लिखना है आपको डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा आपके MRP के। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा किसके, MRP के। अब देखो एकदम वन लाइनर तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। ठीक है, तो CP हमें नहीं पता, तो CP को हम मान लेंगे क्या, CP। ठीक है, या फिर हम इसे 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%, मतलब 120, 100 में ऐड होता है हमेशा प्रॉफिट, याद रखना, और 10% का डिस्काउंट है मतलब 90, और बराबर में अंकित मूल्य कितना दिया गया है, यह दिया गया है आपको 4000, 1 2 और 3। ठीक है, अब हम इसे काट लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये आपका 120%, 20% का लाभ है यानी 120, और 10% का डिस्काउंट दिया यानी 90। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं, तो एक जीरो से आपका 1 जीरो चला गया, 12 दिया होता है आपका 36, और फिर उसके बाद में एक काम करते हैं, 4 से पहले इसे काट लेते हैं। ठीक है, 4 से जाएगा या 3 से जाएगा ये 4 बार, और 3 से जाएगा ये आपका कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 30 बार। ओके, अब क्या होगा, 3 से इसे काट लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, इसे हम डायरेक्ट काट लेते हैं। ठीक है, किससे काटेंगे, आप यहाँ पर देखिए, 30 से जाएगा ये एकदम 4 बार, और 30 से जाएगा ये आपका 3 बार। ठीक है ना, अब जो होगा 4 से आपका ये 4000 कट जाएगा, आप पे भाग देते तो आप पे बनता ही होगा। ठीक है, तो 4 से आपका ये 4 कट गया, और 3 का गुणा जब 1000 में होगा तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना निकल कर आ गया, वो आ गया आपका 3000। ठीक है, तो आप ऐसे वन लाइनर तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, कुछ लोग मतलब कुछ जो टीचर हैं वो आपका 100 - T और ये सब ऐसे फॉर्मूले से कराते हैं, लेकिन ये आपका बेस्ट तरीका है। ठीक है, वो आप भूल सकते हैं लेकिन ये नहीं भूल सकते। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये आपको वन लाइनर तरीके के साथ सॉल्व करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका औसत से है। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत आपका 20 दिया है। ठीक है, औसत यदि 20 दिया गया है तो 4 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है, तो उनका योग कितना होगा, 4 × 20 यानी 80। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 4 संख्याओं में से एक संख्या आपकी 26 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब जो भी मेरा उत्तर होगा ना वो हमारा 3 का मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, मैंने कैसे बताया, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें 3 का भाग जरूर जाना चाहिए, वही हमारा उत्तर होने वाला है। करेंगे कैसे, वो देखिए आप, 4 संख्याएं दी गई हैं और इनका औसत दिया गया है 20, तो इनका योग कितना होगा, वो होगा आपका 80। ठीक है, लेकिन इनमें से एक संख्या आपकी कौन सी दी गई है, एक संख्या दी गई है आपकी कितनी, 26, तो 80 में से 26 जब आप घटाएंगे, 10 में से 6 गया, आपका बचा 4, और 7 में से 2 गए, आपके बचे कितने, 54। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बची, 3 संख्याएँ, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 54। ठीक है, योग दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है योग कितना होगा, मतलब औसत कितना होगा, तो ये आपका 3 संख्याओं का योग दिया गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, 3 से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 18, यही हमारा उत्तर होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो हमारा उत्तर होगा ना उसमें हमारा 3 का भाग जरूर जाएगा, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं इसमें पेन नहीं चलाता, डायरेक्ट इसमें 18 लगा देता। ठीक है, और जब आपकी ऐसी प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपकी भी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर पढ़ देते हैं। यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, यदि साधारण ब्याज आपका 100 है, ठीक है, यदि आपका मूलधन 100 है तो ब्याज कितना है, 40% है, ठीक है। तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन बोले सबसे पहले आपको वैसा ही करना है, ठीक है। उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज मतलब SI है, वो आपका प्रिंसिपल का 40% है, ये आ गया आपका 40%। अब मैंने आपको ऐसा वैल्यू निकालते ही बताई है कि जैसे यहाँ पर SI बोला है, साधारण ब्याज बोला है, तो साधारण ब्याज को सबसे ऊपर वाली वैल्यू मानेंगे और जो लास्ट में वैल्यू है उसको नीचे वाली वैल्यू मानेंगे। और एक आपका स्मार्ट अप्रोच ये भी होती है कि ये आपका 40 लिखा है ना, तो ये ब्याज ही होगा क्योंकि मूलधन से तो ज़्यादा हो नहीं सकता ब्याज, तो मूलधन होगा हमारा 100 और साधारण ब्याज कितना होगा, 40। यहाँ से हमने रेशो निकाल लिया, ठीक है। ये आ गया हमारा SI और प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 और SI कितना है, ये हमारा 40। लेकिन SI जो दिया गया है आपको, ये आपको 8 वर्ष का ब्याज दिया गया है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना मिला है, 40 गुणा 100, ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन कितना है, 100 गुणा समय कितना है, वो है आपका 8 वर्ष, ठीक है। ब्याज का यही फॉर्मूला होता है ना, ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, 8 से जाएगा ये आपका 5 बार। तो एक साल में, एक वर्ष में यदि यह 5% रेट है तो आपसे पूछा है कि 100 होने में इसे कितना समय लगेगा। 100 होने में इसे कितना समय लगेगा, तो आप बताइए कि इसे 100 बनाना है तो इसमें कितने का गुणा किया जाए। आप बोलेंगे 20 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आप बताइए कितने का गुणा किया जाए, तो 20 का गुणा किया जाएगा। तो 20 वर्ष में राशि 100 हो जाएगी, ठीक है, मूलधन के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है और मैं लिख के आपको समझाना है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 10 से 12 सेकंड का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी हम एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। किरण वरुण को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचती है। किरण छोड़ो, आपने कोई वस्तु है दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दी, ठीक है। अब उसने क्या किया, वरुण उस वस्तु को 155 रुपये में, मतलब जिसको आपने बेचा है उसने क्या किया, 155 में किसी दूसरे को बेच दिया। और कितने % पर बेच दिया, 5% के लाभ पर बेच दिया। तो आपसे पूछा है कि आपने वो वस्तु कितने की खरीदी थी। मैं आपको ही रियलाइज़ करा के बता रहा हूँ कि मान लो आपने कोई वस्तु 10% के लाभ पर दूसरे को बेची और दूसरे ने 1155 में 5% के लाभ पर तीसरे को बेच दी। तो वो पूछ रहा है कि आपने वो वस्तु कितने की खरीदी थी। तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप ही ने खरीदी है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कितने में खरीदी थी। किरण नामक कोई व्यक्ति है, तो किरण को लिखेंगे के। किरण ने क्या किया, 10% के लाभ पर, 10% का लाभ यानी 110 लिखेंगे। 100 में हमेशा लाभ ऐड होता है, हानि माइनस होती है। उसके बाद उसने क्या बोला है कि वरुण उस वस्तु को 1155 में अरुण को बेच देता है, कितने % पे लाभ पर, 5% के लाभ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, 5% का लाभ है यानी 105 बटे में आ जाएगा कितना, 100 और बराबर में रुपए में कितने में बेचा है, 1155 में, ठीक है। बस अब इसे हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 11 से हम इसे काट सकते हैं, ठीक है। 11 से इसे हम काट लेते हैं, 11 एकम 11 और 11 पंचे 55, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर 105 से आपका 105 कट गया, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया और के फॉर आ गया करण। कितने में खरीदी थी, 1 2 3, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है यदि उनका नाम करण है तो उन्होंने 1000 रुपये में वस्तु खरीदी थी, ठीक है। इतनी मगजमारी के बाद आपको ये सब करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ हैं, मतलब कोई 60 विद्यार्थी हैं, उनके लिए 18 दिनों का भोजन रखा हुआ है, ठीक है। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 72 कर दी जाए, ठीक है,
तो कहना यह चाहता है कि पहले 60 विद्यार्थी थे जिनके खाने का सामान सिर्फ 18 दिन का था, अब उसमें क्या हुआ 60 से 72 हो गए, यानी 12 लोग और आ गए, तो वह खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, मतलब कितने दिन और चल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थियों के लिए खाना कितने दिन का है, 18 दिन का है, बस इतना लिख लिया। अब उसके सामने बराबर लिख देंगे। उसके बाद कितने व्यक्ति और एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो आप बोलेंगे 60 थे अब 72 हो गए हैं, तो 12 व्यक्ति नए आ गए हैं, और यह खाना कितने दिन तक चलेगा हमें नहीं पता, तो हम एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे काट लेंगे, तो 12 एकम 12, 12 पंचे होता है कितना 60, ठीक है, 12 पंचे कितना होता है 60, ठीक है। यहाँ पर हमने गलती ये कर दी, यहाँ पर हमें 72 लिखना था। अब व्यक्ति कितने हो चुके हैं, अब व्यक्ति हो चुके हैं आपके 72, पहले 60 थे अब व्यक्ति हो चुके हैं 72 गुणा एक्स, हमें निकालना है ये खाना कितने दिन तक चलने वाला है। तो यहाँ से होगा क्या 12 छक्के 72, ठीक है, और 12 पंचे 60, ठीक है गाइस। अब जो होगा 6 से जाएगा ये 3 बार, और x का मान कितना आ गया 15 दिन तक और चल जाएगा। वो क्या है ना, जल्दी जल्दी में मैंने 12 ही लिख दिया, ठीक है। पहले 60 विद्यार्थी थे अब 72 हो चुके हैं, तो उनके खाने का सामान कितने दिन और चलेगा, तो वो आपका 15 दिन तक चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका शेष वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है। अब उसके पास 4,900 रुपया शेष हैं, ठीक है। तो टीना का वेतन क्या है, फर्स्ट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या होता है, मान लो आपके पास हर कोई चीज़ जब आपको नहीं पता हो तो आप हमेशा अपने आप में 100% होती है। आपके पास 100% कोई चीज़ थी, आपने 30% भोजन पर खर्च कर दी, कितनी बची आपके पास 70% बची। अब शेष का 30% मतलब 70 का 30% और आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास इतनी राशि शेष बच गई है, ठीक है। वन लाइनर तरीके के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, आप बस देखते रहिए। हमें नहीं पता टीना के पास कितनी राशि शेष थी, तो टीना को लिख दिया हमने क्या टी गुणा, हर चीज़ अपने आप में क्या 100% होती है। अब 30% उसने खर्च कर दी, तो शेष कितनी बची आपके पास 70 बटे आ जाएगा आपका कितना 100। उसके बाद इसका शेष का 30%, तो कितना बचेगा शेष, यह बचेगा आपका 70 बटे आ जाएगा आपका कितना 100। अब उसके पास रुपए में कितने बचे हैं 49 और 00। वाह, ये क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया, ठीक है। कैसे सॉल्व हो गया मैं आपको बताता हूँ। 7 गुणा 7 49, और 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट गए, तो जो आपका टी का इनकम निकल कर आ गई, टी की इनकम निकल कर आ गई, वो आ गई कितनी 1 2 3 और 4। ये आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा कमाती हैं टीना, ठीक है, तो ये इनकी इनकम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसकी टोपी उसके सर वाला ये कॉन्सेप्ट है। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले मैं आपको मुँह से बताता हूँ, मतलब कल जल्दी कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो 61 के सामने क्या लिखा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया कितने का 61 का, और 53 के सामने क्या लिखा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 53। यही करते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बता देता हूँ। 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP, 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी CP के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी टोपी उसके सर, मतलब CP के सामने कितना लिखा है 61 और SP के सामने कितना लिखा है 53, ये इनकी वैल्यू आ गई। आप भी सीख लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका CP और ये आ गया आपका SP का रेशियो। CP की वैल्यू कितनी है 61 और SP की वैल्यू कितनी है 53। अब यहाँ पर आप देख लीजिए अंतर कितने का है, तो यहाँ पर है आपका 8 का, यहाँ पर है आपका अंतर 8 का, ठीक है। अब आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकाल देंगे। ये आ जाएगा आपका 8 बटे आ जाएगा आपका 61 और गुणा में आ जाएगा कितना 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी ये आ जाएगी कितनी 800 बटे 61, 800 बटे 61। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, सारे ऑप्शन उठा के देखिए, तो यहाँ पर तो होने वाली है क्या हानि, लाभ तो हुआ नहीं, 61 की चीज़ उसने 53 में बेची है।
भाई सीपी था उसका 61 का, खरीद कर लाया था कितने की 61 की, बेच दी 53 में। मतलब यहाँ पर लाभ तो होगा नहीं, हानि होगी। अब यहाँ पर आप देखिए 61 का यदि मैं 13 में गुणा करूँगा तो लगभग अप्रोक्स हम पहुँच सकते हैं, ठीक है, लगभग हम अप्रोक्स पहुँच सकते हैं। गुणा करके ही देख लेते हैं डायरेक्ट क्या है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 61 गुणा 13, 13 एकम 13, बचेगा आपका 1, 13 छक्के 13.65, 13 78, 1 7 9, मतलब ये करीब पहुंच रहा है। तो जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा हमें मिल चुका है। तो 61 से ये कटेगा आपका 13.11% लॉस, यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही अपने स्मार्ट अप्रोच का उपयोग करना है और आप सिलेक्शन की ओर समझो बढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय, दूरी व चाल से है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी 9 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर क्या बोला है, एक निश्चित दूरी करने में 40 मिनट का समय लेता है। एक आदमी 9 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। यदि वह 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वो उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगा। पहली बात, जब भी आपकी दूरी कांस्टेंट हो, मतलब जब भी आपकी दूरी बराबर हो, ठीक है, तो जो आपका चाल का रेशियो होता है वही उसका उल्टा आपका समय का रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो ये चाल का रेशियो कितना दिया गया है, ये आपका 9, तो ये दिया गया आपका 12, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, समय का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समय, इसका उल्टा हो जाएगा आपका समय का रेशियो। समय का रेशियो क्या हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा आपका कितना 9, ठीक है गाइस। अब उसने क्या बोला है, यदि वह 9 किलोमीटर की चाल से चले तो उसे 40 मिनट का समय लगता है, ठीक है। उसे लगता है कितने का, 40 मिनट का समय लगता है 9 की स्पीड से चले तो, ठीक है। सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। 3 से जाएगा ये आपका 4 बार और 3 से जाएगा ये आपका 3 बार। अब उसने बोला है कि यदि 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो उसे लगते हैं कितने 40 मिनट, यानी यहाँ पर करना पड़ेगा कितने का 10 का गुणा। तो बस यहाँ पर भी आप 10 का गुणा कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा 30 मिनट। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो हमसे उसने पूछा है। ये आपका आ गया उत्तर ऑप्शन नंबर 2। बस आपको याद क्या रखना है, यदि आपकी दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स यदि आपकी दूरी बराबर है, क्वेश्चन में दिया रहेगा एक निश्चित दूरी, मतलब दूरी एकदम बराबर है, तो जो चाल का रेशियो, ये चाल का रेशियो होता है 9 और 12, जस्ट इसका उल्टा होता है आपका समय का रेशियो, ये समय का रेशियो, ठीक है। तो हमने इसे काट लिया, रेशियो को आप बढ़ा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम और नरेश मिलकर एक कार्य को 20 दिन में तथा नरेश और श्याम मिलकर उस कार्य को 15 दिन में और तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यह अलग से टाइप होती है, इसमें 2 लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 2 का भाग देते हैं। मैं आपको पूरा समझाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमारे एफिशिएंसी निकालना। ये हो गया आपका राम प्लस नरेश कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में, ठीक है। फिर आपका नरेश प्लस आपका श्याम, देख रहे हैं आप 2 लोग 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 2 बार आ रहा है, नरेश और प्लस श्याम 15 दिन में, और श्याम और तीनों मिलकर उस काम को कितने 12 दिन में। तो यह आ जाएगा आपका राम, यह आ जाएगा राम प्लस नरेश प्लस श्याम, ये कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहला काम होता है हमें एफिशिएंसी निकालना। 15, 20 और 12 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 120, नहीं तो आपका 60 भी हो जाएगा, ठीक है। 60 भी हम इसे मान सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 60। 20 से जाएगा ये 3 बार, 15 से जाएगा ये आपका 4 बार और 12 से जाएगा ये 5 बार, ठीक है। उसने आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे पूछा है राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब हमें यहाँ से राम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और श्याम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। यहाँ पर दिया गया है क्या, आपकी राम प्लस नरेश, इनकी जो एफिशिएंसी दी गई है कितनी 3 दी गई है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी दी गई है 5 दी गई है। राम प्लस नरेश प्लस एस बराबर कितनी दी गई है 5 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी किसकी राम और नरेश की पूछिए ना, राम और श्याम, तो यहाँ पर आपका नरेश से नरेश कट जाएगा,
ठीक है, और राम से आपका राम कट जाएगा, तो श्याम की जो एफिशिएंसी निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई कितनी, 2। ठीक है, यहाँ से निकल कर आ गया आपकी किसकी, श्याम की एफिशिएंसी। अब उसने आपसे राम को निकालना है आपको, ठीक है, राम की भी एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसे कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका लगाएंगे। ये है आपका राम प्लस नरेश प्लस श्याम की एफिशिएंसी है 5। ठीक है, जबकि आपके श्याम की तो हमने निकाल ली, राम की निकालनी है, जबकि आपकी राम प्लस नरेश, ठीक है, की एफिशिएंसी दी गई है कितनी, 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आपके 2 लोग ओवरनेस्ट निकल आएंगे। ठीक है, ये आपका राम से राम कट गया और एन से आपका एन कट गया। ठीक है, इस मेथड में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका आप कैसे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, यहाँ पर आप देखिए तीन लोग हैं। ठीक है, आपके 3 लोग हैं, राम नरेश और श्याम, इन तीनों की क्षमता आपको 5 दी गई है। और यहाँ पर आप देखिए राम प्लस नरेश, इन तीनों की क्षमता आपको 3 दी गई है। तो ऑब्वियसली सी बात है, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर राम नरेश 2 लोगों की क्षमता 3 है, और यहाँ पर राम नरेश और प्लस श्याम, इन तीनों की क्षमता आपकी 5 है। तो स्वाभाविक सी बात है आपकी श्याम की क्षमता कितनी होगी, जो हमने निकाली उससे काफ़ी हद तक आप जल्दी निकाल सकते हैं। तो श्याम की क्षमता हो गई आपकी कितनी, 2। अब हमें और कौन चाहिए, श्याम तो हो गया, अब हमें राम चाहिए। अब यहाँ पर देखो राम कैसे निकलेगा, तो राम निकलेगा यहाँ से, एन और एस, यानी नरेश और श्याम की क्षमता आपकी 4 है, जबकि आपकी राम नरेश और श्याम की क्षमता 5 है। तो आपकी राम की क्षमता कितनी होने वाली है, एन से एन कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा, तो कौन बचेगा, केवल राम। तो आपकी राम की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई, वो आ गई आपकी 1। अब हमें कुल काम कराना है, कितना कुल काम है हमारा 60। ठीक है, और दोनों लोग से करवाना है, कितने की क्षमता से करेंगे, 2 और 1 3, यानी 3 की क्षमता से करेंगे। तो बस 3 से हम इसे भाग कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 20 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और तो मतलब सॉरी, वो आपको थोड़ा इशू होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह तरीका भी आपका बेस्ट है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं सोच रहा था कि आपको बढ़िया मतलब पूरी तरह से सॉल्व करके बताऊं, लेकिन ये तरीका भी आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ पर देखा राम प्लस नरेश, नरेश की यदि क्षमता 3 दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर राम नरेश और श्याम तीनों लोगों की क्षमता 5 दी गई है, तो 5 में से 3 घटाइए तो क्या आ जाएगा, आपके पास बचेगा 2, और राम और नरेश ये आपके कट जाएंगे, बचेगा कौन, श्याम। तो जो 2 बचा है ना, वो आपकी श्याम की क्षमता है। आप ऐसे क्षमता निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल व्यय समान हो। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका काम करता है, जो आपका कीमत का रेशियो होता है, जस्ट उल्टा उसका खपत का रेशियो होता है। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोई वस्तु आपकी 100 रुपये की थी, वो बढ़कर 122 हो गई, यह आपकी कीमत का रेशियो है। जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, आपका खपत का रेशियो। यहाँ पर लिख लीजिए आप, खपत का रेशियो। जस्ट इसका उल्टा करना है आपको, खपत का रेशियो। तो आपको बताना है कि इसका खर्चा कितने % अपरिवर्तित करना होगा। ठीक है, मतलब खपत कितनी कम करनी होगी ताकि आपका खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो 22 में से जब आपका 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 22। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 22 की कमी करनी पड़ेगी, किस पर, 122 पर, गुणा में आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं। तो 2 से जाएगा ये आपका 11 बार, और 2 से जाएगा 2 छक्के 12, 2 एकम 2। तो यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पर आ गया आपका कितना, 1100, और यहाँ पर आ गया कितना, 61 का आप भाग दे के देख लीजिए, तो ये 18 बार आपका चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है 18.03%। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपका उत्तर इतना ही आएगा। बस आपको क्या याद रखना है, जो कीमत का रेशियो होता है उसका उल्टा जस्ट आपका खपत का होता है। ठीक है, और जो नीचे निकल कर आता है वो आपका मूल्य होता है, व्यय होता है, व्यय खर्चा होता है। तो ये गाइस, ये हो गए आपने 15 क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपको कमेंट करके बताना है इसका उत्तर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
ये आपका होमवर्क होने वाला है, आपको इसका करेक्ट उत्तर बताना है, वो भी कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएं और पूरा सॉल्व करके ज़रूर देखें। ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपके ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है। आप चाहें तो हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपका वहाँ पर डाउट सभी प्रकार के क्लियर किए जाते हैं। ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल है जिसमें सभी PDF डाल दी जाती हैं, जिसे आप PDF के लिए परेशान होते हैं ना, वो सारी PDF यहाँ पर आपकी डाल दी जाती हैं। और ये आपका डाउट क्लब है। डाउट क्लब मीन्स जितने भी आपकी मतलब डाउट हैं वो सारे क्लियर यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें आपके प्रैक्टिस सेट की, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जो कि आपका आज का चौथे नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट है और इसके आगे भी आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है गाइस। तो PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन को, और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। अपना ही प्लेटफॉर्म है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।